बजट 2025 पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें मिडिल क्लास को राहत दी गई या नहीं, इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप की राजनीति है। लेकिन बजट की सबसे बड़ी बात यह है कि अब 12 लाख रुपए तक सालाना इनकम करने वालों को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसे सरकार बड़ी बात बता रही है। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद बजट पर चर्चा करेंगे। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. Full Stand Up India scheme, online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors to promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors. Our government will undertake specific policy and facilitation measures to enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector. A focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1. I shall now take up sector-specific proposals to provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. 2 करोड़ रुपए का ऋण देगी। Scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो पिछले बजटों की तरह फिर से जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इसके लिए कोई भी बड़ी घोषणाएं नहीं की गई हैं। कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होगा, उसके लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते किए गए हैं, लेदर का सामान सस्ता किया गया है, पहाड़ी राज्यों में हेलीपैड बनाने की बात की गई है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। पहाड़ी राज्यों से पलायन कैसे रुकेगा, कैसे महंगाई से जनता को निजात मिलेगी, कैसे वहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, इस पे इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य को इस बजट ने निराश किया है। देखिए, केंद्र सरकार का ये बजट पूरे देश के लिए निराशाजनक रहा है। जहाँ तक पर्वतीय राज्यों की बात करें, भारत सरकार बजट में कह रहे हैं कि हम छोटे छोटे एयरपोर्ट बनाएंगे। आप एयरपोर्ट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पे जो गरीब लोग हैं, जिनके लिए जो बजट होना चाहिए, जिनके लिए जो है बाहर आनी चाहिए, उनकी आप कहीं बात नहीं कर रहे हैं। आप उनको जो है राहत नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण सस्ते करेंगे और कई तमाम प्रकार की आप जो प्रलोभन अपने बजट के अंदर लोगों को देने जा रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ये नहीं कहा कि हम मोबाइल के रिचार्ज सस्ते करेंगे, जिससे जो है गरीब तबके पे भार न पड़े। आप लगातार जो है मोबाइल के रिचार्जों की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। लोगों की पकड़ से जो है
मोबाइल फ़ोन दूर होते जा रहे हैं, बड़ा भार लोगों पे जो है मोबाइल फ़ोनों को रिचार्ज करने के लिए पड़ रहा है। भारत सरकार ने कहीं इस प्रकार की बात नहीं की। ये झूठे लुभावने बजट को दिखाकर एक प्रकार से गरीबों पे जो है गरीबों के ऊपर जो है एक प्रकार से भद्दा मजाक जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार की बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां पर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले हफ्ते न्यू इनकम टैक्स बिल भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। ये बड़ा यहाँ पर बदलाव किया गया है। और जो वरिष्ठों के लिए जो टीडीएस की सीमा है उसको भी बढ़ाया गया है। इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट अब 5 लाख रुपए होगी। इसके अलावा और बड़ी जो अगर बातें करें तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। किसानों और व्यापारियों को इससे सीधे तौर पर फायदा मिलने की उम्मीद है। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। एमएसएमई के लिए लोन की गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ा दी गई है, जिसको 10 करोड़ कर दिया गया है एमएसएमई में। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है स्टार्टअप के लिए। यह भी बड़ा अपडेट है। लेदर से बने सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते हो जाएंगे। जो लेदर और इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन और मोबाइल बैटरी की अगर बात की जाए तो वो भी सस्ती होगी, जो बजट में प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रिक कार भी सस्ती होंगी और कपड़े का सामान भी सस्ता होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक कारों की तरफ भी सरकार का फोकस है। पर्यावरण से संबंधित ये पूरा विषय रहा और ऐसे में इलेक्ट्रिक कारों को भी सस्ता किया जाएगा। और इसके साथ ही जो कपड़े हैं और उन तमाम चीज़ों पर भी यहाँ पर रियायत मिलती हुई आम आदमी को नजर आ रही है। सबसे बड़ा अपडेट एक ये भी है कि जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो इस जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और कई जगहों पर जहां पर ये पूरी योजना नहीं पहुंची 2028 तक बढ़ गया है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक बढ़ता है तो कई जगह इसका फायदा होगा। कैंसर को लेकर अगर बात करें तो 36 दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई। तो बजट की ये बड़ी बातें हैं। हालांकि इस पर चर्चा करनी होगी और चर्चा के बाद ही कुछ तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या क्या चीजें मिली हैं और क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए थी। विपक्ष के भी अपने सवाल है। फिलहाल मेहमानों का मैं स्वागत कर लेता हूं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं नवीन पिरसाली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशीष सैनी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो कि वर्चुअल जुड़े हैं। आशीष सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है। दीपक रावत जी, यूकेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अनिल चंदोला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है। चर्चा को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पिरसाली जी, क्योंकि जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, मुख्य बातें अभी तक हम बता रहे थे। हालांकि इस पर चर्चा करेंगे तो तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। बजट है, उस पर चर्चा होनी भी चाहिए और खासतौर पर हमारी कोशिश रहेगी कि आम लोग बजट को समझ पाएं कि उनको क्या मिला और क्या मिलना चाहिए था। अभी तक जो चीजें स्पष्ट हुई उसमें क्या देखते हैं आप, किस तरीके का बजट रहा? देखिए रवि जी, बजट का तो मेन मकसद होता है कि अपना फाइनेंशियल लक्ष्य निर्धारित करना और अपना बचत का ध्यान रखना किसी भी आदमी, आम आदमी के लिए, कि उसके आने वाले खर्चे कितने हैं, वो कितनी बचत कर सकता है। 2 बातों पर बजट रहता है किसी के घर का, किसी व्यक्ति का। ऐसी सरकार का है। सरकार के पास विभिन्न विभाग हैं तो उनको एक बजट अपना रखना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है ताकि भविष्य का विकास कैसे हो उस ओर ध्यान देने के लिए सारे डिपार्टमेंट्स के बजट बनते हैं। देश को आगे ले जाने के लिए बात होती है। आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लक्ष्य रखा था विकसित भारत का 2047 तक, अब लक्ष्य रखना और उसके लिए काम करना दोनों में अंतर होता है। क्योंकि बहुत सारे नेता हैं पहले भी जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है उसमें यह है कि आप जो कहते हैं वो करना होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने जब लक्ष्य रखा 2047 विकसित भारत का, तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस बजट को देखते हुए ये लग रहा है कि अब हम उस ओर बढ़ चुके हैं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे बड़ी एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसको कह सकते हैं जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ कि 5 लाख से लेकर 12 लाख जो नौकरी पेशा वाले लोगों का है उनका टैक्स फ्री करना। अब मेरे सामने और भी प्रवक्ता भी बैठे विपक्षी दलों के, वो भी खुश हो रहे होंगे मन में कि चलो अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, उनकी भी बचत हो रही है। चाहे भले ही आज वो जरूर यहाँ पर उसके विपक्ष में ही बात करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अंदर की खुशी को यहाँ से भांप सकता हूँ। दूसरी बात आपने कही कि रिटर्न एक ऐसी चीज है सभी को मुख्य धारा में लाना, कानून के तहत, नियम के तहत सभी को लाना होता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो रिटर्न नहीं भर पा रहे थे, उनमें संकोच होता था कैसे करें, क्या करें। लेकिन अब एक सिस्टम बन चुका है कि 4 साल तक, पिछला 4 साल का आप भर सकते हैं तो लोग सभी भरेंगे और 12 लाख तक छूट मिली है तो लोग अपना टैक्स भी इसमें बचा पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा तबका उस दायरे में आएगा जो अपना सारा पेपर्स
गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करेगा अपनी इनकम का, अपने खर्चों का। हाँ। तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो एक बड़ी खुशी की बात ये है। ठीक है। और दूसरा, किसानों का जो कार्ड है उसमें उनका ध्यान रखा गया है। हाँ। उसकी जो लिमिट है 5 लाख की कर दी गई है। ये भी किसान वर्ग में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उनको अपने खाद, बीज और उसके लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है साल में। हाँ। तो उसमें एक उनको बड़ी राहत मिलती है। और स्टार्टअप, मैं बात कर रहा था कि नौकरी पेशा, किसान और अब जो स्टार्टअप, जो नौकरी देने वाले लोग हैं, बहुत सारा टैलेंट जो इस वक्त हिंदुस्तान का है। मैं समझता हूं कि अभी जो कंपटीशन एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है और भारत की जो प्रतिभा है आगे आ रही है, और सरकार ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। उस प्लेटफॉर्म में वो अपना 20 करोड़ तक का स्टार्टअप के लिए लोन ले सकते हैं। तो एक बड़ा स्टार्टअप हो सकता है, तो उसमें रोजगार अपने आप सृजित होंगे। और जैसे कि आपकी रिपोर्ट में कह रहे थे कि हमने पॉल्यूशन, पर्यावरण पर भी ध्यान दिया है। क्योंकि जो कार्बन का उत्सर्जन है, नेट जीरो करना है, ये लक्ष्य पूरे विश्व ने रखा है जी। और उसी लक्ष्य के तहत प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता भी है कि इसमें ग्रीन एनर्जी पर, जो रिन्यूएबल एनर्जी का उन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, और भारत उसमें सोलर पैनल में तो काफी आगे पहुंच गया है, विंड में भी काफी आगे पहुंच गया है। और अब जो तीसरी एनर्जी है वो है जियोथर्मल। जो हॉट स्प्रिंग वाटर हमारे पास देश भर में है, हिमालय क्षेत्र में, खासतौर पर उत्तराखंड को उसका एक विशेष केंद्र है। उसको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए भी ध्यान रखा गया है। तो हमारा लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल कम करना और पर्यावरण को आगे रखना। इसलिए हमने इलेक्ट्रिक कारों को भी इसमें काफी सारा प्रोत्साहन दिया है। फिर उसके बाद जो है कैंसर जैसे बीमारी, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन हो जाती तो बहुत मुश्किल होते हैं, कारोबार लोगों का बर्बाद हो जाता है, घर बिक जाते हैं। तो उसमें एक राहत वाली बात यह है कि वो उसकी सारी जो 36 की 36 दवाइयां हैं वो सभी टैक्स फ्री हो गई हैं। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और सरकार आयुष्मान कार्ड के जरिए और दूसरे उस पर भी गरीब तबके को मदद करती है, और सरकार उसमें और अच्छा करेगी, अच्छा प्रबंध करेगी। और 200 नए शहर आप देख सकते हैं, पहले भी मोदी जी ने कहा था, और वो 100 स्मार्ट सिटीज की बात हुई थी, और मैं समझता हूं कि उन शहरों की दशा सुधरी है। 100 स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ बनी है। हालांकि कई बार उस पर लोग अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन उसमें काम हुआ है, ये जनता जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलता है। जब 200 शहर नए यहाँ पर बनेंगे, तो आप समझते हैं कि 100 शहर वो हैं, 200 नए बनेंगे, तो हम निश्चित तौर पर विकास की ओर जा रहे हैं। और लास्ट में ज्यादा न कहते हो, क्योंकि पहला राउंड है, और पहाड़ों पर खासतौर पर जो छोटे एयरपोर्ट बनेंगे, उसके लिए हमें खुशी की बात है, क्योंकि हमारा ज्यादातर क्षेत्र पहाड़ी है। तो नए एयरपोर्ट बनेंगे, नए माध्यम उसमें ट्रांसपोर्ट के होंगे, तो यहाँ पर उन्नति होगी, यहाँ पर विकास होगा, ऐसा ये बजट कहता है। बिल्कुल ठीक है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ वर्चुअली AK कटारे जी जुड़े हुए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। कटारे जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो बता दिया कि बजट में क्या खास रहा और इसके क्या महत्व है। हमारे साथ आशीष सैनी जी। आशीष सैनी जी की अच्छी बात है कि हर विषय पर अच्छा जानकारी रखते हैं, कह देते हैं हर विषय पर। आशीष सैनी जी, बजट पर क्या कहेंगे? देखिए, बजट में जो टीवी चैनलों पर बताया गया है, जो हमारे प्रवक्ता महोदय ने बताया, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। मानो इनकम टैक्स में छूट मिली है, तो वो बड़ी अच्छी बात है। 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। और उन्होंने किसानों का जो ऋण है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है। ये सब चीजें तो वो है जो बहुत अच्छी बात है, इनके लिए हम इनका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए कि हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं होती कि ऐसा कुछ काम करेंगे, लेकिन इन्होंने किया है, तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप देखिए कि जो चीज इन्होंने घोषणा करी है, उसी के बगल में जो संभावना जहां पर बजट को लाने की थी, जैसे आपने महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए जीएसटी में कटौती करने की बात की थी, बात होनी चाहिए थी। जीएसटी पे उस तरह की कटौती नहीं हुई है। दूसरी चीज, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस, ये 3 चीज हैं जो महंगाई का सबसे बेस कारक यही है। इनके मूल्य के निर्धारण में, जब आप राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं, तो सिलेंडर 500 रुपए का बेचते हैं। जैसे चुनाव समाप्त होता है, वो 800 का, 900 का, 1000 का हो जाता है। तो ये जो अर्थशास्त्र है, ये जो राजनीतिक शास्त्र में मिलकर पता नहीं क्या बना है, तो ये हमारी समझने से थोड़ा सा कठिनाई से आ रहा है। लेकिन वो 500 रुपए का सिलेंडर जब चुनाव में के वक्त में हो सकता है, तो वो बाकी दिनों में भी होना चाहिए, और बाकी के राज्यों में भी। तीसरी चीज क्या है कि आपने किसानों को कहा कि 3 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए का ऋण आपका किया जाएगा। किसान ने ये नहीं कहा था कि हमें थोड़ी ऋण की सीमा बढ़ाओ, किसानों ने कहा था हमें एमएसपी दो। एमएसपी गारंटी की बात मोदी जी ने की थी, और आज मोदी जी गारंटी हवाई साबित हो चुकी है। एमएसपी नहीं दिया गया है, फसलों का A1+C2 जो फार्मूला है, उसके आधार पर नहीं दिया गया। हमने कहा था कि हमें बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। CHC, PHC से लेकर बड़े कैंसर रिसर्च सेंटर तक
एम्स तक, इन सब के लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए थी। इनका बजट बढ़ाने के बजाय आपने खाली कैंसर की दवाइयों की कीमतों में कमी कर दी। हाँ। भाई वो डॉक्टर कौन होगा जो इन दवाइयों को देगा, वो कहाँ बैठेगा, वो कहाँ मिलेगा, वो सेंटर्स बढ़ाए जाने की बात थी। हमने आपसे कहा कि एजुकेशन सेंटर, एजुकेशन सस्ती करें, आपने ठीक है कहा है कि आईआईटी बढ़ाए जाएंगे, लेकिन आईआईटी की फीस बढ़ाए जाने का जो नुकसान हुआ, जो गरीब आदमी उस हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। आईएम से लेकर तमाम जो हायर एजुकेशन है वो बहुत महंगी होती जा रही है, वो कम कैसे होगी उसके बारे में आपने इस बजट में चर्चा नहीं की। तीसरी बात, मैंने महंगाई पर भी आपको बता दिया। आपने इलेक्ट्रिक कारों में थोड़ी सी छूट दी है। इलेक्ट्रिक कारों में जब हिमाचल प्रदेश आपको 50 पूरे तो टैक्स की पूरी 100% डिबेट दे सकता है, तो आपको भी इलेक्ट्रिक कारों के प्रोत्साहन के लिए और विशेष रूप से उस पर छूट देनी चाहिए थी। दूसरा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में जो छूट दी गई है उसके लिए आपका स्वागत है, बढ़िया, अच्छा, आपने अच्छा काम किया है। लेकिन जो बिजली हम पैदा करते हैं सोलर पावर प्लांट लगाकर, उत्तराखंड में वो बिजली मिलती है 3 रुपए 24 पैसे के हिसाब से हम पावर ग्रिड को दे पाते हैं। लेकिन वहीं गुजरात की अगर कोई कंपनी होगी तो वो 15 रुपए यूनिट तक बिजली का रेट बेचेगी। ये जो असमानता है इसकी बात नहीं की। दूसरा, आपने इनकम टैक्स को के स्लैब बढ़ाए हैं और उस पर स्लैब में अधिक सीमा की है। हाँ। मतलब 4 लाख से बढ़ाकर वो फिर 30 लाख तक पहुंच गए जो इनकम टैक्स के स्लैब है। उसके बाद 30 लाख रुपए की इनकम से ऊपर जो भी आय होगी उस पर टैक्स एक समान दर 30% से लगेगा। लेकिन इनकम कहाँ है राज्य के, मतलब राज्य से मतलब मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर हायर जो हाई इनकम वाले लोग हैं, मुश्किल से 2 या 3% लोग, उन पर इसका फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन जिनकी आय नहीं उससे कम है उनकी तो बहुत कम होती जा रही है, वो तो आय लगातार घट रही है। कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर तमाम सेक्टरों में कम सैलरी पर लोग काम करने को मजबूर हो रहे हैं। ये जो बेरोजगारी की और योग्यता के अनुसार रोजगार और तनख्वाह न मिलने की बात है, इस पर भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कॉर्पोरेटों का ध्यान रखा गया, कॉर्पोरेट के हिसाब से बजट बनाए, और ये केवल एक जो 12 लाख रुपए का जो दिखाया जा रहा है कि टैक्स फ्री है, वो तमाम रिबेट लेने के बाद भी आएगा। वो जो 4 लाख के जो इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ोतरी की गई है, इसको इतना ज्यादा प्रदर्शित किया जा रहा है। मात्र हिंदुस्तान के 8% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, उनमें से केवल 3-2.5% लोग हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। जो रिटर्न फाइल करने वाले लोग हैं, आप ये देखें ना, हिंदुस्तान के अंदर टोटल 8% में से 6% लोग इनकम टैक्स फाइल तो करते हैं रिटर्न को, लेकिन वो टैक्स देते नहीं है, यानी उनकी आय 3 लाख से कम है। तो आप ये जो आय में असमानता है, इसका यूसीसी कानून कब आएगा ये देखने वाली बात है। अच्छा, ठीक है। दीपक रावत जी, देखिए, जो बजट आज आया है केंद्र सरकार का, और उसमें एक चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ तो है इसमें। मैं सबसे अच्छी बात है कि एक अच्छी चीज़ इन्होंने करी है कि एमएसएमई के क्षेत्र में जो 5 करोड़ को 10 करोड़ बढ़ाया है, और स्टार्टअप जो 10 करोड़ का 20 करोड़ बढ़ा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस टाइम देश में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है एमएसएमई का सेक्टर, और ये पिछले 10 साल में बहुत बड़ा स्टार्टअप का। और अगर इस देश को बेरोजगारी को बढ़ाना, कम करना है, तो उसका सबसे सही तरीका यह है कि जितने नए स्टार्टअप डेवलप होंगे, जितने नए उद्योग यहाँ पर स्थापित होंगे, उतने ही ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। दूसरा, मैं देख रहा था कि सबसे अच्छा है इसकी 12 लाख की जो छूट दी गई है आयकर में, और 4 साल का जो आप बता रहे थे कि 4 साल तक का इनकम टैक्स आप एक साथ रिटर्न भर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, जो नौकरी पेशा हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। देखिए, बजट का जो इस बार बजट है, लगातार पिछले 10 वर्षों के बजट से ये बजट बहुत भिन्न है, और वो कारण ये है कि ये बजट टोटली मिडिल क्लास और जो महिला को ध्यान में रखकर बनाया गया है, उन्हीं को ध्यान में रखकर इस बजट को लाया गया है। इसमें काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, और जैसे एक चीज़ अच्छी है कि केंद्र सरकार ने पहली बार अच्छा लगा है कि खिलौना जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, अब इसको पूरा ग्लोबल हब बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि सब अंतर्राष्ट्रीय में अगर उसमें देखेंगे, इस तरह में देखेंगे रवि, तो चाइना बहुत आगे है इसमें। तो चाइना को कम्पिटिट करने के लिए अगर केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है कि खिलौना इंडस्ट्री को बढ़ाया जाएगा, इंटरनेशनल हब बनाने की बात करिए, तो ये बहुत अच्छी बात है इस देश के लिए कि इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं। और जहाँ रही हेल्थ की बात, तो हेल्थ में जिस प्रकार से कैंसर की दवाओं में छूट मिली है, बहुत सराहनीय कदम है ये। और सबसे अच्छी बात, मैं शायद आप जानकारी दे दूं, 200 जिलों में कैंसर केयर सेंटर खुलेंगे।
मतलब 200 जिलों का चिन्हीकरण होगा, उनमें कैंसर केयर मतलब शुरू किया जाएगा, और कैंसर की दवाइयों में वैसे भी टैक्स हटा दिया गया है। तो कुछ चीजें अच्छी हैं, क्योंकि हम पहाड़ी प्रदेश में हैं, और पहाड़ी प्रदेश में जो एक अच्छी घोषित योजना है वो ये आ रखी है, जल जीवन मिशन। हाँ, जल जीवन मिशन में 28 तक बढ़ा दिया। हाँ, जो 2028 तक बढ़ा है। जहां तक हमारे ये जो योजना है उत्तराखंड में बहुत चर्चाओं में रही है, और वो चर्चाएं हैं वो भिन्न कारणों से रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसका फायदा जो है पहाड़ के जो सुदूर प्रांत में रहने वाले लोग हैं उनको अवश्य मिलेगा, और एक अच्छा कदम है। ठीक है दीपक राव जी, ये पॉलिटिकल रिएक्शन हमने ले लिए हैं, और इसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल जी भी हैं, और हमारे साथ AK कटारे जी भी हैं, अर्थशास्त्री। उनसे जानेंगे कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा, इसके टेक्निकल पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। Taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बजट 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। बजट में क्या कुछ खास रहा, और इस पर हमने पॉलिटिकल रिएक्शन लिए, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है इसको समझना, क्योंकि ठीक है, जो राजनीतिक दल हैं उनके अपने अपने पार्टी के हिसाब से ही वो बातें हैं जो कि सामने निकल कर आती हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर अनिल चंदोला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर अनिल जी, अभी तक बजट की जो बातें सामने निकल कर आई हैं, किस तरीके से इस बजट को समझा जा सकता है? पिछले बजट से ये कितना भिन्न है, जो पिछले बजट अभी तक जारी हुए, तो उनसे कितना भिन्न है, और क्या वाकई में इसमें जो रियायत की बात कही जा रही है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए रवि जी, कुछ चीज़ों में तो इसमें निश्चित तौर पर रियायत है। जैसे ये जो आयकर का स्लैब है, जो कि आम आदमी को प्रभावित करता है, सबसे ज़्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं वो सीधे सीधे इनकम टैक्स है, क्योंकि वो डायरेक्ट टैक्स है। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो उन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं डालता, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है जो हमें दिख रहा है वो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स को लेके पिछले काफ़ी समय से बात हो रही थी, और अभी जो पिछली बार जब हुआ था तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में बहुत ज्यादा सरकार ने बढ़ोतरी की थी। ये जो इफेक्ट है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया का इफेक्ट है, क्योंकि उसके बाद सरकार की बहुत किरकिरी भी हुई। आपने देखा होगा बहुत सारे मीम्स भी बने निर्मला सीतारमण को लेके, फाइनेंस मिनिस्टर को लेके, कि हम जो कमा रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है सरकार के पास टैक्स के रूप में चले जाता है। वो डायरेक्ट टैक्स भी है, इनडायरेक्ट टैक्स भी है। तो उसका मेरे को लगता है बहुत असर रहा है, और उसी के असर के बाद सरकार ने शायद ये सोचा, और अच्छा सोचा कि जो एक टैक्स का स्लैब है वो बढ़ना चाहिए। अब टैक्स का स्लैब बढ़ा है तो उसका फायदा निश्चित तौर पर, क्योंकि जब इन हैंड मनी आएगी तो वो सीधे सीधे मार्केट में फ्लोट होगा, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। ये एक सामान्य सा नियम है। दूसरा, जो बहुत सारी चीजों में जैसे हम कह रहे हैं कि कैंसर समेत बहुत सी दुर्लभ जो बीमारियां हैं, जटिल बीमारियां हैं, उनकी दवाइयों में 5% तक के टैक्स में कटौती की है। हालांकि उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा असर पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे नई उड़ान योजना, पिछली बार जो उड़ान योजना थी पिछले रिजीम में जो लागू की गई थी, उसमें हमारे स्टेट में 35 हेलीपैड बनने थे। उसमें से कुछ बने भी, कुछ पे काम चल रहा है, लेकिन उससे इकोनॉमी को हमारी विशेषकर, जैसे क्योंकि हमारा जो स्टेट है वो टूरिज्म पे बेस्ड है, हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो टूरिज्म से आता है। तो अगर हमारे यहाँ कनेक्टिविटी सुधरती है तो उसका फायदा हमें मिलेगा। जैसे इस बार भी है, अगर 200 शहरों में से हमारे भी कुछ 5-7 शहर या वो इतने आते हैं तो उससे हमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है। किसान क्रेडिट कार्ड, वो हमारे लिए फायदेमंद होगा, हमारे लोगों को भी उसमें फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना भी एक शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं और ST/SC वर्ग के लिए वो योजना शुरू की जा रही है, उसका भी हमें फायदा मिलेगा। इसके अलावा जो स्टार्टअप्स के लिए है या MSME सेक्टर, आप देखिए पूरे देश में 1 करोड़ MSME है, जिसमें 5.5 करोड़ के लगभग लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो उसको उसमें कुछ रिलैक्सेशन सरकार ने किया है, उसका भी फायदा मिलेगा। स्पेशली उत्तराखंड जैसे स्टेट में जहाँ पे कि बड़े उद्योग नहीं है, हमारे पास ज्यादातर MSME के उद्योग है, और विशेषकर उसमें भी जो हमारा पहाड़ी इलाका है वहां पर तो बड़े उद्योग बिल्कुल भी नहीं है, केवल MSME है। तो अगर वहां के लिए हम उसको ठीक से इंप्लीमेंट कर पाए तो उसका निश्चित तौर पर उत्तराखंड को फायदा मिलेगा। ठीक है, आपने ठीक कहा कि किस तरीके से उत्तराखंड को फायदा मिलेगा। MSME का आपने जिक्र किया, खासतौर पर उत्तराखंड इससे किस तरीके से कनेक्टेड है ये भी आपने बात कही। AK कटारे जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कटारे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? AK कटारे जी। हाँ जी जी, आप सर, जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई, तो इसे कैसे समझा जा सकता है? कितना फायदा देने वाला है? किन सेक्टर को छूता हुआ है? कहां पर हम थोड़ा पीछे रह गए? कौन सी चीजें अच्छी हुई हैं? कौन सी चीजें होनी चाहिए थी? कैसे समझे इसको? देखिए, ये बजट जो है ना, मेनली जो सेंट्रल पॉइंट है इसमें ITR का है। इनकम टैक्स जो है 5 से 12 किया गया,
ठीक है, आपने पिछले 3-4 साल से कोई इसमें रिबेट नहीं दिया था। अब जो है मिडिल क्लास के दबाव में आपने ये 5 से 12 किया है, लेकिन ये तभी फ्रूटफुल है जबकि आप महंगाई पे कंट्रोल करें। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा कि आलू अगर आज 40 रुपए किलो है और आपने 5 लाख से 12 लाख कर दिया, आलू अगर 80 रुपए किलो हो गया तो इनकी छूट से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सरप्लस मनी उसके हाथ में आएगा और वो मार्केट में परचेजिंग पावर उसकी बढ़ेगी, ये सही बात है। लेकिन महंगाई पे जो है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं अब बजट पे बोलना चाहूंगा जी जी कि आपने बड़े वादे किए हैं, स्टार्टअप है, पॉल्यूशन है, ग्रीन एनर्जी है ना, और कार्बन उत्सर्जन है। इससे जो गरीब आदमी को इमीडिएटली कोई फायदा नहीं मिलने वाला। कैंसर की दवाएं ये पहले से छूट थी, इन पर पहले से छूट लगातार चली आ रही है, और 2047 तक आपने कहा देश को हम विकसित कर देंगे। कैसे कर देंगे? वर्तमान नेता जो उसमें से अधिक तक जो है उस समय नहीं रहेंगे। आज आप वादा कर रहे हैं, कल जो है आपकी सरकार रहे न रहे, है ना, जो भविष्य के जो सपने आप दिखा रहे हैं कि लंगूर की उसकी तरह अंगूर जो है खट्टे हैं, इससे नहीं चलेगा। धरातल पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा। पेट्रोल आपका महंगा है, कई कंट्रियों से महंगा है। आप पेट्रोल सस्ता कीजिए तभी महंगाई सस्ती होगी, खाद्य पदार्थ सस्ता कीजिए तभी तो आम आदमी को मिलेगा कुछ। और टैक्स मैनीफोल्ड से मेरा मतलब ये है कि आप 10 जगह टैक्स लगा रहे हैं। आप दूध खरीदते हैं तो टैक्स, आटा खरीदते हैं तो टैक्स, माचिस खरीदते हैं तो टैक्स। तो इसको सेंट्रलाइज करके एक टैक्स लगा दीजिए एक बार, ठीक है ना। एमएसएमई में आपने 5 से 10 करोड़ रुपए कर दिया है, तो इसमें एनपीए का भी ध्यान रखिए ना। बैंकों के जो एनपीए हैं वो रिकवर हो रहे हैं या नहीं है, या सिर्फ ताली बजा के आपने लूट लिया कि 5 से 10 कर दिया। ये लोन तो बैंक देंगे ना। बैंकों की हालत वैसी ही पतली है। जल जीवन है, पहाड़ में उत्तराखंड में बहुत सारी जगह पाइपलाइन पड़े हैं लेकिन पानी नहीं आता। तो इसका पिछले बजट में भी इसका जिक्र था। एफडीआई जो एफडीआई हमारा इनवर्ड रेमिटेंस है वो लो हो गया है। इसकी वजह से हमारे शेयर डाउन हो रहे हैं, हमारी जो है इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है। तो ये सब बात देखते रहिए। इतना अच्छा बजट नहीं है, मैं यही कहूंगा। मिडिल क्लास को तो सिर्फ 5 से 12 का जो है इन्होंने लालच दिया है, लेकिन महंगाई अगर बढ़ गई तो ये बेकार हो जाएगा। तो इसी पर अगर बात करें, सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि 12 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो इसी पर अगर बात करें तो ये कितनी राहत है मिडिल क्लास के लिए? 5 से 12 में जो है आपको पहले 5 तक था, राहत जो है अब इन रियल जो है देखिए महंगाई की इफेक्ट अगर होगी तो ज्यादा राहत इनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पेट्रोल अगर ये सस्ता नहीं करेंगे तो सारा इफेक्ट होगा। पेट्रोल का सारा महंगाई के ऊपर इफेक्ट होता है। ये तो है, ये ठीक है आपने। ट्रांसपोर्ट का इफेक्ट सीधे तौर पर महंगाई से जुड़ा हुआ होता है। नवीन पिरसाली जी, जो बातें सामने निकल कर आई हैं कि महंगाई का बड़ा जिक्र हुआ। ठीक है, कटारिया जी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपने नजरिए से बजट को देखा है और चिंता जताई कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो, उन्होंने एक भविष्य की बात कही कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा फोकस है महंगाई को कंट्रोल करना। आप ये देखिए कि अगर सरकार ने एक हिसाब से प्रोत्साहन दिया लोगों को कि 12 लाख तक छूट देने का मतलब यह है कि सबको कमाने के लिए प्रोत्साहित करना कि अब आपको टैक्स नहीं देना है। और इसका एक दूसरा पहलू अगर आप देखें तो इसमें यह देखा जा सकता है कि सरकार को टैक्स की वहां तक जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब सरकार के पास पैसा है, सरकार ने अपने अर्निंग सोर्सेज बनाए हुए हैं। अब अर्निंग सोर्सेज कैसे बनाए मैं आपको बता दूं। अगर जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ था तो हमने वहां से तेल लिया, उसको परिष्कृत करके विदेशों में बेचा और भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना तेल का, तो वहां से पैसा आया, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर पाए। अब कटारिया जी ने दूसरी चिंता व्यक्त की, तब तक कोई नेता रहेगा नहीं, तब तक तो सब मर जाएंगे। अब 2047 कुछ कहा मतलब ठीक है, जो भी कहा, कुछ अगर कुछ नहीं भी रहे, लेकिन आज बात हो रही है, अभी सरकार 3-4 साल की हमारी है, लोकसभा की 4 साल की। तो आप ये देखिए 4 साल में हमने जो टारगेट सेट किया, 200 नए शहर, एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, सब चीज, ये आज की बात हो रही है। और मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जिसने अपने कार्यकाल में जो टारगेट सेट किया उसको डिलीवर किया है। अपने काम की गति और अपने काम के विस्तार को जो एक अमली जामा पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो वास्तव में एक
अनुकरणीय है सभी के लिए और एक दिख रहा है सामने, और उसकी प्रशंसा केवल देश में नहीं विदेशों में हो रही है। तभी आज भारत को ये माना जा रहा है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, उसमें इतनी ताकत है। और जो जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी एक व्यवस्था बना रही है कि अभी यूकेडी के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि खिलौने के लिए एक जो इंटरनेशनल लेवल पर जो किया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी देश से यहाँ पर कंपटीशन किया जा रहा है, हमारा पड़ोसी देश है और कई बार आता है कि हम उसके जितना मैन्युफैक्चरिंग उसका है उसके मुकाबले हम खड़े नहीं हो पा रहे। ठीक है, किसी टाइम में भारत सरकार की नीति रहती थी कि उन्होंने केवल इंडियन मार्केट को देखा, लेकिन आज जो सरकार है वो पूरे ग्लोबल मार्केट को देख रही है और दूसरे देशों से भी अनुकरण करके कि कौन कैसे आगे बढ़ा, किसी कहां कमी रही, उन सबको आत्मसात करते हुए भारत एक प्रगति की रास्ते पर पहुंच चुका है। तो ये बात है कि बहुत लंबे वक्त से मिडिल क्लास को इस बात से नाराज चल रहा था, इस वजह से इसको 12 लाख कर दिया गया हो। नहीं, हमने आप देखे 3 से 5 तक लाने में हमारा बड़ा योगदान रहा। 5 से आज 12 एकदम से आप देखें ना कि 5 से 6 कर सकते थे, उसको 7 कर सकते थे, लेकिन सरकार ने एकदम से 12 से करने का मतलब यह है कि सरकार के पास अपने हाथ में पैसा है। आज सरकार आर्थिक जो हम कहते हैं कि सरकार हमारी चौथी अर्थव्यवस्था है, 5वीं अर्थव्यवस्था है और सरकार ने प्रगति की है, तो उसका एक नमूना है ये उसका जीता जागता उदाहरण। आप उसको इस तरह से लीजिए, जो सरकार ने आज बजट दिया है उसमें आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए, इसमें बुजुर्गों के लिए भी एक जो सीनियर सिटीजन हमारे उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि जो टीडीएस 50,000 का था पहले उसको 1 लाख कर दिया गया है। क्या होता है कि जब आप बैंक में एफडी रखते हैं तो जो एफडी से आपको सालाना ब्याज मिलता है, अगर 50,000 से ज्यादा मिलता है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ता था। अब सरकार ने उसको जस्ट डबल कर दिया है। तो कोई बुजुर्ग जो रिटायर हुए हैं उन्होंने अपना पैसा अगर बैंक में रखा है, वो साल का अगर 1 लाख तक इंटरेस्ट भी कमा रहे तो उनका इंटरेस्ट फ्री जो है टीडीएस फ्री इंटरेस्ट है, तो उससे उनकी आमदनी डबल हो रही है। आज तक उनको देना पड़ता था। अच्छा, तो आशीष चारों तरफ से सभी वर्गों को इसमें लिया गया। मैं समझता हूं कि इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। ठीक है, आशीष सैनी जी। देखिए, बात तो विशाली जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस बजट को ऐसे देखा जाना चाहिए जैसे वो खुद देख रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम उस बजट को वैसे देख रहे हैं जैसे जनता को देखा जाना चाहिए। आपने कहा कि मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपने कहा कि सीधा 5 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया। मैं आपको बता दूं, 0 से 4 लाख 3 लाख की सीमा थी जिसमें टैक्स नहीं था। 4 लाख अब उसे किया गया है, 1 लाख बढ़ाई गई है। जो ये 12 लाख है इस पे बहुत सारी रिबेट है, चाहे स्कूल की फीस हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो या बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पे आप अपने ऊपर लगे हुए टैक्स को क्लेम करते हैं। ये लिमिट कितनी दोनों नहीं सुन लीजिए, आपके टाइम में कितने नहीं मैं पॉइंट आ गया ना बीच में, मैं बोल रहा हूँ एक सवाल का जवाब दिए आगे बढ़िए। अच्छे ढंग से आएगा। आप अगर आप एक पॉइंट बता दीजिए, जब आपने सत्ता छोड़ी कांग्रेस को जनता ने जब सत्ता से बाहर किया तब ये लिमिट क्या थी? ठीक है, वही बता रहे हैं, बताइए। आप बौखलाए नहीं, आपने बहुत सुंदर बजट पेश किया है, जरा सुन तो लीजिए। ठीक है, बोलिए आप बोलिए, सवाल का जवाब तो सुन लीजिए जरा एक बार। तो पहली बात तो जो मैंने कहा कि 2% 8% लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं भारत में, जिसमें से 2% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। तो इनकम टैक्स पे करने का जो लाभ नुकसान जो भी कुछ होगा वो 2% लोगों पर आता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो भारत की आबादी 70% है, जहां सबसे अधिक जो कृषि आय जो है वो 70% लोगों से आती है, वो टैक्स के दायरे में सीधे नहीं आती। वो तब आती है जब उनकी फसल मंडी में आती है। जब आप फसल का उचित दाम देंगे, यानी जिस फसल का आज दाम 10 रुपए दे रहे हैं, अगर आप उसका दाम सही करके 15 रुपए देंगे तो आपका मंडी शुल्क भी बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन आप किसानों को उचित दाम के लिए एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे, जब पूरे भारत में हर तरह के प्रोडक्ट के रेट डिसाइड करने का। तीसरी बात, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी? जो कोर सेक्टर से होगी। आज कोर सेक्टर भी माइनस में चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भारत से खत्म हो चुकी है। मुझे पूरा बजट पढ़कर बता दीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए निर्मला सीतारमण जी ने क्या प्रावधान किया है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ की बढ़े। हमारे यहाँ लेबर लॉस पर आपने क्या काम किया है? लेबर लॉस के कारण से ही बहुत सारी इंडस्ट्री और बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर काम नहीं कर पा रहे। अब आपको मैं दूसरी चीज बताऊंगा, आपने पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात की कि अगर थोड़ा सा टैक्स की रेट घटेगी तो हर व्यक्ति की आपके जेब में कुछ ज्यादा पैसे आएंगे खर्च करने के लिए। और आपने महंगाई पर बड़े साफ तौर से कह दिया कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। आपकी गारंटी कौन मानेगा जब से आप लोग आए हैं 2014 से लगातार हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई में राहत देनी है। आशीष जी, आपने पॉइंट बताया नहीं कि आप कितने में छोड़ के गए थे टैक्स की लिमिट, छूट की लिमिट। आपने एक पॉइंट तो बताया नहीं, आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। देखिए, आप भविष्य की बातों में आज वर्तमान में बात करें, मैं बोल रहा हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ हमारी सरकार नहीं बढ़ाएगी किसी भी। बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये आंकड़ों खेल में आपसे बेहतर जानता हूं। आपकी लिमिट क्या थी? आपसे बेहतर टैक्स की लिमिट क्या थी जब कांग्रेस सत्ता से
गई तो उस बीच वक्त में बोल लिमिट क्या के थी आप आप बताइए। केवल अपनी जो आज 12 उग्रता लाख को पे है प्रदर्शित कर रहे हैं, वो लिमिट जो तब क्या बजट थी? में आप कभी सुनना नहीं चाहते। सुनने का मतलब नहीं, आप बातों को दूसरी तरह ले जा रहे हैं। मैंने कहा ना, कम से कम खुश तो आप भी होंगे मन में, खुश तो आप भी होंगे। आप भरते होंगे रिटर्न, भरते नहीं भरते? पहुंचाना चाह रहा हूँ, आशीष जी, आप उसमें बाधा क्यों बन सैनी रहे जी, हैं? आप रिटर्न भरते नहीं, हैं? मैं दर्शकों तक जो बात रिटर्न भरते हैं पहुंचाना आप? चाह रहा हूँ, आप बाधा क्यों बन फायदा रहे तो हैं आपको भी इसमें? हुआ है। ठीक है, आपको समस्या क्या है? आप सुन तो लीजिए। हाँ, ठीक आपको घबराहट क्यों होने लगती है एकदम कोई से मेरे समस्या नहीं वक्तव्यों है से ही? मेरे को, हमें तो कोई समस्या नहीं है। तो समस्या अच्छा, आपको जल्दी है। जल्दी कंप्लीट कीजिएगा। आप पॉइंट बताइए आशीष जी, और मेरा भी एक जवाब नहीं, बताते अगर हुए आप जाइए। बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो सब रख के आइएगा। दूसरी बात, नहीं तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लूंगा, लिव इन रजिस्ट्रेशन करने से प्रदेश का विकास कैसे होगा, जरा बताइए। तो आप मेरा मैं जवाब एक सवाल दीजिए। पूछ रहा हूँ, चलो आपसे। आप मेरा जवाब दीजिए। मैं नहीं, आपको सवाल पूछ रहा हूँ, लिव इन ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से मैं बताऊंगा कैसे होगा। प्रदेश की मैं आर्थिक बताऊंगा, प्रगति इसका मैं कैसे होगी, बताऊंगा। जरा मेरा बताइए जवाब एक तो बार। पहले अच्छा, मैं बताऊंगा। ठीक है। नहीं, मैं अपना टाइम में आपका बताऊंगा या अभी आपका बता दूं? आपका सवाल ही नहीं अभी है, बता तो दूं? जवाब क्या दूं आपको? अभी बता दूं? सवाल ही नहीं इससे आपके पास। जो लिविंग आपके पास रिलेशन में सवाल होने ही वाली नहीं जो पूछने के हत्याएं लिए। हैं, जो टॉर्चर है, वो खत्म आपको होंगे। पूछने के लिए, लिविंग रिलेशन में रहने वाले लोगों के बीच जो आपके परेशानियां आती हैं, वो सरकार के कानून के दायरे में अच्छा, ठीक है, आएंगी तो फिर- उनकी फिर- सहायता हो ठीक है, पाएगी। ठीक है। ये इससे फायदा होगा। अच्छा। आप बताइए क्या लिमिट रही आपकी? लिमिट नहीं, बताइए तो आप क्या अंकिता थी? भंडारी का हत्यारे को लिमिट गोद में बताइए लेकर आप। बैठने मैं के पूछ तरीके से रहा हूँ। अच्छा, बजट पर आइए। इधर उधर की बात मत करिए। बता कार्रवाई क्यों नहीं उठा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये तो बोल रहा हूँ लोग आपकी सरकार जो की लिमिट बजट क्या पे थी? अच्छा, जो एक बात सेकंड, कर आप रहा दोनों हूँ, लोगों को उसे रोकना करने पड़ रहा है नहीं क्योंकि देंगे। प्रधानमंत्री, रवि जी, इनसे एक पूछिए मिनट, लिमिट क्या एक थी? मिनट, एक मैंने तो मिनट बता है, दिया जो एक उन्होंने अपडेट है पूछा। प्रसाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बजट पर कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। ठीक है, ठीक है, चर्चा वापस लौटते हैं। एक बार आपके पास आ रहा हूं अनिल चंदोला जी, क्योंकि ठीक है, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं तो वो चलती रहेंगी, लेकिन इस बजट से अगर सामान्य तौर पर समझे कि आम आदमी को, क्योंकि अगर हम बात करें 12 लाख रुपए तक, तो इसे ये कहा जा सकता है कि भाई जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनके लिए सीधे तौर पर यहाँ पर फायदा मिलेगा। 4 साल का IT रिटर्न एक साथ भरना, इसको फायदे के तौर पर देखा जा सकता है। आम व्यक्ति को बजट से क्या लाभ मिला है, उसको कैसे समझा जा सकता है? देखिए, आम व्यक्ति को, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो सबसे बड़ा लाभ मिला है वो सिर्फ इनकम टैक्स वाला है, जो उसको डायरेक्ट लाभ मिला है। क्योंकि जैसे उसमें देखिए स्लैब जो है ना, अभी उसमें कर दिया है कि 4 लाख रुपए तक की कोई इनकम पर कोई आय नहीं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख पे 5%, 8 लाख से 12% पे 10%। लेकिन ये जो है, जो आप डिडक्शन की बात करते हैं, तो इस पे ये जीरो हो जाएगा। 12 लाख तक मतलब जीरो हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक टैक्स दे रहे थे, जैसे आपकी 8 लाख से ज्यादा की इनकम थी, तो उस पे 80,000 रुपए अभी तक टैक्स था 12 लाख पे। तो अब वो 12 लाख रुपए जिसकी आय है, उसके 80,000 रुपए की ये बचत हो गई सीधे सीधे। और इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है उस पे, जिसपे 75,000 रुपए, मतलब 12,75,000 रुपए तक की आय पे समझो एक तरह से कोई उन पे टैक्स नहीं पड़ना। तो एक तो ये बचत हो गई, जो सीधे सीधे उनके पास पैसा बचेगा। दूसरा, जैसे जो किसी चीज पे अगर टैक्स घटा है, जैसे कैंसर की दवाइयों पे 5% की डिडक्शन होता है, तो वो उनको फायदा होगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेके कोई इस बार कुछ नहीं आया। पिछली बार वो बढ़ा दिया था, तो वो एक तरह से उसको कंपनसेट यहाँ पे इनकम टैक्स वाले से कर दिया। और इसके अलावा जो अगर महंगाई पे नियंत्रण होता है, तो वो एक फायदा होगा कि आदमी के पास इन हैंड ज्यादा पैसा आएगा और उसके पास फिर वो खर्च भी ज्यादा कर पाएगा। क्योंकि लेकिन अगर वो महंगाई, जैसा कि कटारिया जी ने भी कहा, कि अगर महंगाई पे नियंत्रण नहीं होता है, तो जो इन हैंड आएगा भी वो जैसे आएगा वैसे ही वापस भी चला जाएगा। तो उन चीजों को समझने की जरूरत है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट एक आदमी पे असर नहीं डालती, पर वो पूरी सोसाइटी पे, पूरे देश पे असर डालती हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो बजट में हैं। ठीक है, दीपक राव जी, आता हूं आपके पास। एक बार एक कटारी जी आप पे आ रहा हूं। अगर हम बात करें हवाई यात्रा को लेकर, इसका भी जिक्र किया गया है, और पर्यटन सेक्टर का, इन दो चीजों को अगर देखें तो बजट में इन दो सेक्टरों को, पर्यटन और हवाई यात्रा को लेकर किस तरीके से प्रावधान किया गया और इसका क्या फायदा मिलने वाला है? कटारी जी। हाँ जी, देखिए, जो इस बजट में जो आपने रिलैक्सेशन दिया है हवाई यात्रा में, तो रिमोट में जो एरियाज हैं, हाँ, वहाँ पर हवाई सेवा आपको जो है बेस्ट वेदर में मिल सकती है। हाँ, अदरवाइज जो है हवाई सेवा से जो है हमें रेगुलर जो है फायदा नहीं होगा। तो लेकिन इमरजेंसी में आप लैंडिंग कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन हवाई सेवा सस्ती तो हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, दूसरा, मैं क्या, ओवरऑल जो बजट है वो देखते हैं हम अपनी जीडीपी से। जी, हमारी जीडीपी जो है कहाँ जा रही है अभी आज की डेट में, और मार्च तक ये जो है 6.2 के हिसाब से आगे बढ़ रही है। हाँ, तो 2048, 47, 48 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। इसके लिए 13 पॉइंट समथिंग जीडीपी चाहिए।
इसके लिए सभी क्षेत्रों में जो है मेहनत करने की जरूरत है। आप 2-4 आइटम गिनवा दें कि भाई मैं ITR से ये हो गया और महंगाई ये, इससे काम नहीं चलेगा। ग्रास रूट पे कोई काम नहीं हो रहा। सबको इनकम टैक्स के दायरे में रखना चाहिए और रिटर्न भरना चाहिए। उसके बाद जो लो इनकम वाले लोग हैं उनको चिन्हित करके उनको जो है लो इनकम से हटाना चाहिए। सरकार की ये व्यवस्था है ही नहीं। सरकार एक सरप्लस जो है फेंक देती है कि भाई ठीक है हमने इतने करोड़ रुपए उसको दे दिए, वो इतने करोड़ उसको दे दिए और उसको जो है किया जाए। लेकिन वास्तव में ग्रास रूट पे जो ये जो बना रहे हैं बजट, इसमें ये क्यों नहीं होना चाहिए? कई देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गरीबी इसी हिसाब से कम की है। उन्होंने सबको इनकम टैक्स के दायरे में लिया, जिसकी लो इनकम है उसको हटा दिया, उसको एडिशनल हेल्प दी, तब जाके वो जो है लो इनकम से हटा, जैसे हमारे BPL हैं। लेकिन इस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दिया, गरीब की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ लमसम कह दिया। अब ITR जो लोग भरते हैं मिडिल क्लास में 5 से 12 लाख जो आप महंगाई कह रहे हैं, वो तो मिडिल क्लास एक तरह से होता है, लेकिन उससे नीचे जो क्लास है उसको अपलिफ्ट करने के लिए आपने क्या किया है? इसमें कोई कॉलम ही नहीं है। BPL के लिए कोई कॉलम नहीं है। आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो भाई उनको उठाने के लिए आपने क्या बजट में दिया? एक सरप्लस सबके लिए कह दिया। अंबानी के लिए भी महंगाई उतनी और एक गरीब आदमी उसके लिए भी महंगाई उतनी। तो ये गरीब लोगों के लिए बजट है नहीं। वास्तव में ITR में जरूर जो है, इनकम टैक्स में जरूर रिबेट दिया गया। टोटल में जो है हमारी GDP जो है लो चल रही है और हम जो 2047 तक का बजट है वो प्राप्त करना तो इस बड़ा ये मुश्किल ही लग रहा है। अच्छा 13 पॉइंट समथिंग चाहिए। एक चीज और समझना चाह रहा हूँ आपसे। खिलौना का हब भारत बनेगा, जो खिलौनों को लेकर जो बात की जा रही है, उसको किस तरीके से समझा जा सकता है कटारे जी? देखिए, खिलौना का हब जो है सही मायने में तो चाइना है इस समय। हाँ। और चाइना के बाद अगर आप उससे कंपटीशन लेना चाहते हैं, हाँ, तो आपको जो सस्ती लेबर चाहिए, तो खिलौने के बारे में देखिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल जो आपको मिलेगा वो मुरादाबाद में मिलेगा। वहाँ बच्चे छोटे बचपन से जो खिलौने बनाने शुरू करते हैं लकड़ी के, वो एक्सपोर्ट होते हैं। उससे उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। बड़े होकर भी वो अच्छे खिलौने बनाते हैं। ये खिलौना इंडस्ट्री को प्रमोट किया, अच्छी बात है। सभी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं करता हूँ कि आलोचना करता हूँ, लेकिन जो है उनको ड्यू केयर मिलना चाहिए। बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। चर्चा में पॉलिटिकल रेशन के साथ फाइनल कमेंट तीनों पार्टी से मैं ले लेता हूँ। दीपक रावत जी। रवि जी, उम्मीद जो थी बजट के आने से पहले ये था कि शायद पेट्रोल और गैस के दाम कम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सस्ते क्रूड ऑयल सरकार ले रही है और फिर जो कांस्टेंट बने हुए हैं जो रेट पिछले हम काफ़ी सालों से, तो हमें लग रहा था कि शायद वो रेट कम होते हैं। तो क्योंकि सीधा महंगाई का सीधा लिंक जो है वो पेट्रोल डीजल से है, क्योंकि जब वो कम होता तो निश्चित रूप से महंगाई में भी थोड़ा बहुत लगाम लगाने पे सरकार को हेल्प मिलती। और एक और सेक्टर में देख रहा था कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है, जो इन्होंने सीटें बढ़ाई हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि IIT में जो 6,500 सीटें बढ़ेंगी और मेडिकल की अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने की बात करी है। तो कहीं ना कहीं पर ऐसा लग रहा है कि अब सरकार जो है हवाबाई बात करने से ज़्यादा अब जो मिडिल क्लास जो है उस पर ध्यान दे रही है। अब देखते हैं कि कितना ये धरातल में उतरता है। ठीक है, आशीष सैनी जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा यही है कि सरकार ने जो अच्छी घोषणा की है, जिनको दिखाया गया है, उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन जो चीज छुपाई गई है उस पर भी सरकार को काम करना जरूरी है। एक आम आदमी को एक बजट से बहुत उम्मीद होती है। पूरा बजट से अगर समावेशी विकास की अगर कल्पना की जाएगी तो वो तब होगा जब हर एक आदमी को उस विकास के रथ में सवाल किया जाएगा। केवल चंद लोगों को विकास के रथ में बढ़ा दिया, उनकी जो बढ़ती हुई इनकम है उसका आप GDP बढ़ा दे, लेकिन पूरे देश की इनकम घट जाए, ये कहीं सही नहीं है। उच्च शिक्षा के लिए निश्चित रूप से उच्च शिक्षा निःशुल्क हो, इस दिशा में हम एक कदम बढ़ाए, बजाय कि उच्च शिक्षा को महंगा करने के। हेल्थ सेक्टर में हमारे जो प्राथमिक और जो चिकित्सा केंद्र है, CHC PHC से लेकर एम्स तक, ये निःशुल्क चिकित्सा की ओर बढ़े। और दवाइयां इतनी सस्ती हो, यदि बाहर से लेनी भी है तो वो बहुत सस्ती हो, उस पर सरकार जितनी हो सकता है उतनी रिबेट भी दे। और ये यानी हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को तो बहुत अधिक मदद की जरूरत है। साथ में किसानों की एक मांग है केवल, उन्हें कोई लोन माफी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फसलों का उचित दाम जिसका प्रधानमंत्री ने वादा किया है वो दे।
तो आप देखना कि इकोनॉमी एकदम बूस्ट होगी और निश्चित रूप से हम बहुत बेहतर इकोनॉमी बनने का काम करेंगे। ठीक है, नवीन प्रसाद जी। देखिए, विकास के 4 इंजन कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, इन सब पर सरकार ने काम किया है। सबका बैलेंस और समावेश करते हुए इस बजट को बनाया है। मैं समझता हूं कि विकसित भारत के लिए ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। रवि जी, ठीक है, वक्त इतना ही है और बहुत शुक्रिया AK कटारिया जी, नवीन प्रसाली जी, दीपक रावत जी, डॉक्टर अनिल जी और आशीष सैनी जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बजट पेश हो गया और उसके बाद बजट में क्या कुछ रहा उसको लेकर हमने चर्चा की है। आम आदमी को क्या मिला, मिडिल क्लास को क्या मिला, और जिस महंगाई का जिक्र हमेशा होता रहता है उसी महंगाई का जिक्र आज भी हुआ। हालांकि कई चीज़ें हैं जिस पर रियायत देने की बात इस बजट में सरकार ने की है। देखना होगा कि इसका कैसा परिणाम सामने निकल कर आएगा। नमस्कार। Taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.